सबने कर दी? चलो, पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे सब भले लोग हैं, सही वाक्य है। मुझसे मत पूछो, ये भी सही है। मेरे को यह बात पसंद नहीं है, इसमें होना चाहिए था मुझे मुझे यह बात पसंद नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा गलत है? सी वाला। कौन सा गलत है? सी। हमें यह काम करना है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालू में जीव न लगना मुहावरे का अर्थ है। तालू में जीव न लगना, खूब बातें करना, मतलब रुकना ही ना। समझ गया ना? बात करते हुए न रुकना। क्या होगा इसका मतलब? चुप न रहना, चुप न रहना। कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? विस्तार, संक्षेप, सही है जोड़ा। गरिमा, लघिमा, सही है। सन्यासी, भोगी, गलत है। सन्यासी का ग्रस्त होता है विलोम, भोगी का योगी होता है। समझ गया ना? वैसे ये लग रहे हैं परंतु है नहीं। तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है। मृदुल और रुक्ष, मृदुल का मतलब कोमल, रुक्ष का मतलब कठोर, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? चुटिया किससे बना है? चोटी शब्द से। गठरी किससे बना है? गट्ठर शब्द से। थाली किससे बना है? थाल शब्द से। तो सब में लगा है। पहाड़ शब्द किससे बना है? पहाड़ से ही बना है, अपने आप में पूर्ण शब्द है। पहाड़ी होता तो प्रत्यय लगा होता, पहाड़ है तो प्रत्यय नहीं लगा। इसका मतलब इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? हंस पत्रिका, वो तो निकाली किसने थी? प्रेमचंद ने। माधुरी भी प्रेमचंद ने संपादन किया। जागरण नामक पत्रिका का भी, जागरण पत्र नहीं है, पत्रिका है, इसका भी कर्मभूमि प्रेमचंद का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, कर्मभूमि। ठीक है। तट की खोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तट की खोज उपन्यास है हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर परसाई। ठीक है। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है? ये वैसे आपके उसमें था नहीं, समझ गया ना, लेकिन एक जगह तुम्हारी किताब में है, ये सिलेबस वाली किताब में है, किसी पार्ट में नहीं था, किसी पार्ट के अंत में दिया था, गांधी जी का प्रिय भजन। समझ गया ना? इसलिए मैंने उठा लिया है ये क्वेश्चन। ये लिखा है नरसिंह मेहता, ये आप वहां पढ़ चुके हो इतिहास में। इतिहास में अगर आपने भक्तिकालीन संत पढ़े तो वहां पर नरसिंह मेहता पढ़ा होगा गुजरात के संतों में, और वहां पक्का मैंने लिखाया होगा कि गांधी जी का प्रिय भजन क्या था। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या रघुपति राघव राजा राम, वो नहीं है गांधी जी का प्रिय भजन। गांधी जी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानिए। समझ गया ना? ये नरसिंह मेहता ने लिखा है, गुजरात के महान संत हुए थे भक्ति काल में। तो इसका सही आंसर नरसिंह मेहता है। ये भजन। वाक नामक शैली में रचनाएं लिखी हैं। वाक शैली, वाक शैली आपको पता है किसकी? ललधद, ललधद की है। ये आपके एक महान कवियत्री हुई हैं, कहाँ की? भक्ति काल में जम्मू कश्मीर की, कश्मीर क्षेत्र की। तो इन्होंने जो शैली लिखी, किसी ने पद्य में लिखा, किसी ने कविता में, इनकी जो काव्य लिखने की शैली है उसे क्या कहा जाता है? वाक शैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामश्री नामक कविता के लेखक हैं। ग्रामश्री कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। काव्य बहुत सारा है, कविता बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का मूल नाम वैद्यनाथ था? वैद्यनाथ नाम था मूल रूप से नागार्जुन का। किसका? नागार्जुन का, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, समझ गया ना? उसके बाद इनका नाम पड़ा नागार्जुन, तब तक ये वैद्यनाथ नाम से ही जाने जाते थे। कौन सा एक लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची, इंदिरा लक्ष्मी का पर्याय होता है, पद्मा भी होता है, सिंधु सुता भी होता है, विमला नहीं होता। विमला सरस्वती का पर्यायवाची है, ना कि लक्ष्मी का। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकार माने जाते हैं। खड़ी बोली में गद्य लिखना जो शुरू किया वो किया आपका सदा सुख लाल ने। समझ गया ना? इनकी पहली रचना सुख सागर है।
यहीं से हिंदी के खड़ी बोली में गद्य लिखने की परंपरा शुरू हुई थी। इसके बाद लल्लू लाल है, रानी केतकी की कहानी, समझ गया ना, उससे पहले लिख दिया था इन्होंने क्या, सुख सागर, समझ गया ना, लल्लू लाल से पहले, तो इनका सदा सुख लाल आएगा सही आंसर। हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक गद्यकारों में सबसे पहला नाम सदासुख लाल का है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठस्थ है? गला भी काम करे और होठ भी, दो जगह स्पर्श हो। औ, जब हम औ बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न तो कंठ से होती है, लेकिन मुख विवर मतलब हमारे जो होठ हैं उनका भी पूरा उपयोग होता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो कंठस्थ मतलब गला और होठ दोनों का जिसमें काम लिया जाता है, तो औ आपका ऐसी ध्वनि है, ठीक है, कंठस्थ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि निरंतर, निह धन अंतर। यदि विसर्ग से पहले कोई आपका क्या है, ई आए, और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? रौ में। किस में बदल जाता है? रौ में, इसीलिए ये बनेगा निरंतर। तो यही विसर्ग संधि है। बाकी सब क्या है? व्यंजन संधि। असाध और असाधु शब्द युग्म का सही अर्थ है श्रुति सम्मिलनार्थक है। असाध मतलब जिसको साधा ना जा सके, यानी कि कठिन। असाधु मतलब दुष्ट। साधु का मतलब क्या है? आपका सज्जन, और असाधु का मतलब दुष्ट। तो ये इसका पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? संज्ञा शब्द नहीं है। देखो, सुंदरी संज्ञा शब्द है, सुंदर नहीं। सुंदर तो विशेषण है, उसे सुंदरी कर दोगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। मानव संज्ञा ही है, जातिवाचक संज्ञा। औचित्य, औचित्य भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अचूक, अचूक विशेषण शब्द है, यह स्थिति को बताता है। क्या बताता है? स्थिति को। उसने अचूक निशाना लगाया, निशाने की विशेषता है अचूक, समझ गया ना, इसीलिए यह क्या होगा? विशेषण शब्द, ना कि संज्ञा शब्द। तो इसका ये सही होगा। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, वाक्य में पदबंध होगा। देखो, पदबंध तो ये है, लंका का राजा रावण। अगर ये कहता रावण बहुत विद्वान था, तब भी वाक्य वही होता। लंका का राजा रावण, लंका का राजा रावण, कितने पद हो गए? शब्द में किसी वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द को उस वाक्य का पद बोलते हैं। एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। चार पद काम कर रहे हैं किसके लिए? केवल एक पद के लिए। यानी कि अगर ये ऐसा लिखता ना, लंका का राजा, तब भी लोग समझ जाते। रावण लिखता तब भी समझ जाते। लेकिन इन चार शब्दों का प्रयोग केवल एक शब्द के लिए हुआ, किसके? रावण। और यहां पर रावण अपने आप में क्या है? संज्ञा शब्द। तो पदबंध कैसा होगा? जब पदबंध संज्ञा हो तो संज्ञा पदबंध, पदबंध क्या हो? विशेषण हो तो विशेषण, पदबंध क्या हो? क्रिया हो तो क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण हो तो ये शब्द क्या होता? विशेषण होता। ये शब्द क्या होता? विशेषण होता, समझ गया ना। वह अत्यंत सुशील और सुंदर है। अत्यंत सुशील, सुंदर सब विशेषण शब्द है, लेकिन सुंदर के ही लिए ही प्रयोग किए हैं। तो सुंदर अपने आप में विशेषण शब्द है, तो वहां पदबंध क्या होता? विशेषण, क्योंकि सारे के सारे पद एक ही पद का काम कर रहे होते। ये चार के चार पद एक ही काम कर रहे हैं, एक संज्ञा रावण का नाम बताने के लिए, बस। इसीलिए ये क्या हुआ? पदबंध। जब दो या दो से अधिक पद केवल एक पद के लिए काम करें तो वो पदबंध कहलाता है। और उस पदबंध को पहचानने का तरीका क्या है? वो पद काम क्या कर रहा है? संज्ञा का काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, क्रिया का कर रहा है, या फिर क्रिया विशेषण का। यहां पर ये पद किसका काम कर रहा है? रावण का। रावण क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। इसीलिए कैसा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री शब्द में लिंग क्या होगा? मंत्री। मंत्री शब्द में लिंग कुछ नहीं होता, उसे आप क्या कर सकते हो? उभयलिंगी। स्त्री है तो भी मंत्री बोल सकते हो, पुरुष है तो भी मंत्री। नपुंसकलिंग हिंदी में होता नहीं है, ध्यान रखना। ये उभयलिंग को ही एक्चुअल में संस्कृत में क्या कहा जाता है? नपुंसकलिंग। हिंदी के सिलेबस में नपुंसकलिंग है नहीं, दो ही लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, समझ गया ना। और अगर कोई शब्द ऐसा है जो दोनों जगह प्रयोग किया जा सकता है बिना किसी बदलाव के,
मंत्री महिला को भी कहेंगे, समझ गया ना, मंत्री पुरुष को भी। तो जैसे नेता है, नेता तो महिला को नहीं बोलते हैं ना, नेत्री बोल लेते हैं। अभिनेता को अभिनेत्री बोल लेते हैं, तो वहां तो शब्द ही अलग है ना। अगर कोई अभिनेता कहेगा तो पुल्लिंग होगा, अभिनेत्री कहेगा तो स्त्रीलिंग, वहां तो उभयलिंगी जैसी स्थिति नहीं ना। मंत्री में पुरुष को भी मंत्री बोलते हैं और महिला को भी मंत्री, तो दोनों जगह प्रयोग हो रहा है, तो क्या होगा, उभयलिंगी होगा। ये कैसा होगा, उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या बताते हैं? क्रिया होने की विशेषता, क्रिया कहां हुई यानी कि स्थान, क्रिया कब हुई यानी कि क्रिया का समय, क्रिया कैसे हुई यानी कि क्रिया के होने की विधि, क्रिया कितनी हुई यानी कि मात्रा। परिमाण का मतलब क्या है? मात्रा। क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की मात्रा बताए। अब क्षण भर तो समय बता रहा है, क्षण भर क्या होना चाहिए? कालवाचक क्रिया विशेषण। निसंदेह क्या बता रहा है? क्रिया होने का तरीका, क्या होगा? विधिवाचक क्रिया विशेषण। अन्यत्र क्या बता रहा है? स्थान, क्रिया होने का स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अत्यंत क्या बता रहा है? मात्रा। तो हमसे पूछा क्या है? मात्रा का मतलब ही क्या होता है? परिमाण। हमसे क्या पूछा है? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, तो क्या होगा? अत्यंत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? औपचारिक मतलब ऑफिशियल, औपचारिक का मतलब ऑफिशियल, समझ गया ना। ऐसा पत्र जिसे हम अपनी व्यक्तिगत शैली में लिख सकते हैं, जिसमें हम भावनात्मक चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गया ना। और इसमें जो आपका क्या होता है? संबोधन है, समझ गया ना, वो हम क्या अपने व्यक्तिगत रिश्तों से आधार पर लिख सकते हैं, समझ गया ना। तो ऐसे पत्रों को बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। और ऐसे पत्र क्या होते हैं? व्यक्तिगत पत्र। आप अपना पत्र किसी को लिख रहे हो, अपने पिताजी को, किसी मित्र को, समझ गया ना, किसी व्यापार में लिख रहे हो तो व्यक्तिगत पत्र लिखोगे। अनुस्मारक तो सरकारी पत्र होता है, औपचारिक ही होगा, बिल्कुल एक सिस्टम में लिखा जाएगा। अधिसूचना क्या है? सरकारी पत्र, सिस्टम से लिखा जाएगा। परिपत्र क्या है? सरकारी पत्र, सिस्टम से लिखा जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। इसमें आप अपनी व्यक्तिगत भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं, भावनात्मकता का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। चलो।